हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं बायोमोलिक्यूल्स का नेक्स्ट पार्ट। प्रोटीन्स का पार्ट हम लोग लेके आए हुए हैं। आज के इस वीडियो में प्रोटीन्स को कंप्लीटली हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। वैसे तो बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, लेकिन केमिस्ट्री में है तो हमारे पास तो पढ़ना तो जरूरी है ही, और इनसे अच्छे खासे मार्क्स भी आते हैं। तो आज की इस वीडियो में लगभग जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इससे फिक्स रहेगा, ठीक है ना। तो प्रोटीन्स की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पहले बच्चों, प्रोटीन्स आप सभी जानते हो कि एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। एमिनो एसिड के ही चेन आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो पहले जरूरी ये होता है कि हम लोग प्रोटीन से पहले अमीनो एसिड का स्टडी करें, ठीक है। अगर हम अमीनो एसिड की बात करें तो बेसिकली अमीनो एसिड में क्या होता है अमीनो एसिड में एक कार्बन होता है हमारे पास। अमीनो एसिड में एक कार्बन होता है, एक यहां पर हमारे पास NH2 ग्रुप होता है, एक NH2 ग्रुप होता है, एक COOH ग्रुप होता है, ठीक है। एक यहां पर हमारे पास R ग्रुप होता है और हमारे पास एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इस तरह से ये अमीनो एसिड का ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि अमीनो एसिड में ये कार्बन जो है, ये कार्बन हमारा यहाँ चारों डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन हमारा कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन होगा यानी कि जितने भी सारे अमीनो एसिड होते हैं सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, केवल एक को छोड़ करके ग्लाइसिन, ठीक है। वो क्यों होता है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर सारे अमीनो एसिड जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर हम लोग देखें तो अमीनो एसिड में ये जो NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप लगभग हर एक अमीनो एसिड में अलग अलग जगह पर रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि यहां पर देखोगे COOH, ये फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसकी नेक्स्ट वाले कार्बन ये अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा अमीनो एसिड होगा। वही अगर अमीनो एसिड की अगर हम पोजीशन की बात करें तो बीटा कार्बन, गामा कार्बन, इस तरह से क्लासिफाई करेंगे तो अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये अमीनो एसिड इस तरह से क्लासिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप फ्रॉम COOH से NH2 का जो ये पोजीशन है उसके आधार पर ये हमारा अमीनो एसिड बदलते रहता है, ठीक है ना। लेकिन एक बात आपको बता दे कि ओनली केवल और केवल जो है हमारा ओनली अल्फा एमिनो एसिड कैन बी obtained by the hydrolysis of protein। तो आपको हम बता दें यहां पर कि वैसे तो अमीनो एसिड ढेर सारे होते हैं, लेकिन जब भी प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस होता है, प्रोटीन जब टूटता है तो हम लोग को अल्फा एमिनो एसिड ही मिलता है। इसलिए हम लोग एमिनो एसिड में भी पढ़ाई किसकी करेंगे? अल्फा एमिनो एसिड की ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब यहां ध्यान दीजिए, तो हमारे पास अगर कोई पूछेगा अमीनो एसिड क्या होता है तो अमीनो एसिड कंटेन वन COOH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप, ठीक है। रेडिकल यानी कि एक R ग्रुप यहां जुड़ा हुआ रहता है, एक हाइड्रोजन यहां पर रहता है, और क्या कहते हैं जो कार्बन यहां पर चारों डिफरेंट ग्रुप को जोड़ रखा हुआ है वो कायरल कार्बन होता है, और जो कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। जितने भी अल्फा अमीनो एसिड होते हैं सभी L कॉन्फ़िगरेशन में होता है। L कॉन्फ़िगरेशन में यहां पर बात करेंगे तो ऑल द अल्फा एमिनो एसिड्स हैव L कॉन्फ़िगरेशन। L कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये हो गया कि जितने भी अल्फा एमिनो एसिड है सभी में ये जो NH2 ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए यहां पर ये L कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये तो अल्फा एमिनो एसिड की कहानी है। अब अगर हम बात करें एमिनो एसिड कितने तरह के होते हैं तो एमिनो एसिड बेसिकली 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड और एक को कहते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। तो अगर हम एमिनो एसिड को क्लासिफाई करने जाए यहां पर तो हमारा जो एमिनो एसिड है हैज 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड एसेंशियल एमिनो एसिड एंड अनदर इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, क्लियर। अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या होता है तो ये हमारे बॉडी में ही अगर हम बात कर लें तो हमारे पास जो भगवान ने हमें दिया है हमें उसकी कद्र नहीं होती है कि नहीं है।
अब मान लो कि अगर हम कहें कि आपका, जैसे कि यहाँ पर सिंपल बताओ कि आपके खुद के बॉडी कीमत करोड़ों रुपीस है, करोड़ों में आपकी बॉडी कीमत है, लेकिन हम लोग उस शरीर का वैल्यू नहीं करते हैं, हम लोग जो है उस शरीर को नाश करने में लगे रहते हैं। नॉन एसेंशियल चीजों को हम लोग जो है, मतलब कि जो हम लोग बाहरी चीजों को जो खराब है हमारे लिए, उसको गेन करके हम लोग अपने करोड़ों की बॉडी को लॉस करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी बॉडी को नॉन एसेंशियल समझते हैं। उसी प्रकार से जान लीजिए कि हम लोग के बॉडी में जो ऑलरेडी अपने आप जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल प्रोटीन, क्या कहते हैं, अमीनो एसिड, है ना। तो हमारे पास जो हमारे बॉडी में जो सिंथेसाइज पहले से ही हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और अगर हम बात करेंगे प्रोटीन्स की ही बात करें, तो देखते होंगे कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं ना, कुछ प्रोटीन्स लोग खाते हैं बाहर से, है ना, खास करके जो बॉडी बिल्डर सब होता है वो खाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ये हम लोग प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, प्रोटीन का ही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो प्रोटीन्स जो है यहाँ पर हमारे पास एक एसेंशियल होता है, एक नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल जो है, यानी कि हमारे नाम से सुन लो, नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल मतलब कि सिंपल कहो ना, जिसका हम लोग के बॉडी में हम लोग कद्र नहीं होता है, ठीक है ना, हम लोग उसका वैल्यू नहीं समझते हैं, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में उसको बाहर से नहीं लेते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल, है ना। इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, ये अपने ह्यूमन बॉडी में ही क्या कहते हैं, अपने अपने ये सिंथेसाइज हो जाता है। तो ये कहलाता है नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स। एंड जो प्रोटीन्स हम लोग बाहर से अपने डाइट में टेक करते हैं, वो खाना ही पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना, तभी हम लोग का बॉडी ग्रोथ हो पाएगा, बिल्डअप हो पाएगा। दैट मीन्स हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो वेराइटीज हम लोग टेक इन करते हैं, चाहे प्रोटीन्स का हम लोग एक्स्ट्रा डोज लेते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारा एसेंशियल प्रोटीन्स में जाएगा, वो हम लोग को खाना ही पड़ता है, ठीक है ना, हम लोग को खाना ही पड़ता है अपने डेली, अपने ग्रोथ के लिए, अपने बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। तो ये हम लोग का क्या होगा, इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, और यहां पर क्या होगा, it can be obtained by our daily diet। हम लोग जो अपना खाना पीना खाते हैं, वहां से एसेंशियल प्रोटीन्स या अमीनो एसिड मिलता है, और हम लोग जो बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसाइज हो जाता है, अपने आप बनता है, दैट इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स। क्लियर? तो ठीक है, यहां तक प्रोटीन्स आप लोगों को समझ में आया। प्रोटीन्स किससे बना होता है? तो प्रोटीन्स हमारा अमीनो एसिड से बना होता है। अमीनो एसिड कई सारे तरह के होते हैं, अल्फा बीटा गामा, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप, ठीक है ना। ये NH2 ग्रुप कहां पर प्रेजेंट है, COS से कितनी दूर प्रेजेंट है, उस आधार पर यहाँ अल्फा बीटा गामा होता है। लेकिन आपका बता दें कि यहाँ पर जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से केवल अल्फा एमिनो एसिड, यानी ये वाला एमिनो एसिड केवल प्राप्त होता है हम लोग को, ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे कि ये R के प्लेस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको ग्रुप आपके NCERT बुक में दिया हुआ है कि R के प्लेस पर अगर हम लोग यहाँ पर चेंज करते जाए, कुछ ग्रुप्स हम लोग रखते जाए, तो दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। वहां पर ढेर सारे तरह का अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें कि अगर R के प्लेस पर हम लोग यहाँ पर H ले ले, R के प्लेस पर H ले ले, तो क्या बनेगा, C यहाँ पर NH2 रहेगा, यहाँ पर COOH रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा H, और यहाँ पर तो H है। तो देख सकते हो यहाँ पर कार्बन से दो डिफरेंट, यहाँ पर दो सेम एटम यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ये कायरल कार्बन नहीं कहलाएगा और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एंड दिस इज ग्लाइसिन, ये क्या होता है, ग्लाइसिन हमारा होता है, ठीक है ना। ये ग्लाइसिन हमारा होता है, ठीक है ना। तो केवल यही एक ऐसा प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। इसके अलावा सारे अमीनो एसिड जो होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड, वो सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आपके उस बुक में एक लिस्ट दिया होगा, लिस्ट में आप लोग वहां से सारे टाइप के, यानी कि R के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को पुट करने पर कौन कौन सा प्रोटीन मिलता है, उसका नाम लिखा हुआ है। उन सारे नाम को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा जरूर, और उस नाम में जो भी स्टार्ड है, जो भी नाम में स्टार्ड लगा हुआ है, वो सभी एसेंशियल अमीनो एसिड है। वो क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड है, एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं। और जितने में भी स्टार नहीं लगा हुआ है, सभी क्या है, नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है।
तो आगे की अब बारी हम लोग की आती है अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन का स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन की। तो यहां तक पहले आप लोग जो भी नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। वैसे हम अल्फा अमीनो एसिड की बात करें तो अल्फा अमीनो एसिड वाटर में डिसॉल्व होकर के ज्विटर आयन देता है। अब ज्विटर आयन क्या होता है भाई? तो ज्विटर आयन एक्चुअली में एक न्यूट्रल आयन ही होता है, लेकिन उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों ही होते हैं। अब होता क्या है, जरा देखो यहां पर कि ये जो अल्फा एमिनो एसिड है, ये जो हमारा अल्फा एमिनो एसिड है, इसमें हमारे पास COOH ग्रुप भी है यानी कि एसिडिक ग्रुप भी है, और NH2 ग्रुप है यानी कि ये बेसिक ग्रुप भी है। जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है तो एसिड क्या करता है? एसिड तो प्रोटॉन डोनेट करता है, ये H+ डोनेट करेगा। एसिड H+ डोनेट करेगा तो ये एसिड का ये जो ग्रुप है वो बन जाएगा हमारा क्या चीज? ये बन जाएगा CO-, H+ तो निकल गया। अब H+ निकल के कहां जाएगा? तो H+ निकल के जाएगा तो बेस बोलता है भाई हम H+ के लिए है ना। तो H+ को ये जो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो मिल जाता है, जिसके कारण से वहां का इलेक्ट्रॉन मिल करके ये NH2 जो है H+ को अपने से जोड़ करके ये इसको खुद को वो NH3 में कन्वर्ट कर लेता है और यहां चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो ये जो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो ये कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है इस आयन में, इसी को बोलते हैं हम लोग ज्विटर आयन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ज्विटर। तो क्या लिखा हुआ है? इट इज न्यूट्रल ऑल्दो इट कंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल आयन होता है बट यहां पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही कंटेन करता है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड की, तो जनरल प्रॉपर्टीज होती है एमिनो एसिड की कि जितने भी अमीनो एसिड होते हैं सभी कैसे होते हैं? सभी कलरलेस होते हैं। सभी कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। सभी कैसे होते हैं? तो क्रिस्टलाइन होते हैं। सभी कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं। सभी वाटर सॉल्युबल होते हैं। सभी क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये सभी अल्फा एमिनो एसिड का प्रॉपर्टीज यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब बात करें जो नेचुरली अकरिंग जो एमिनो एसिड होते हैं, वो नेचुरली अकरिंग जो भी अल्फा एमिनो एसिड होते हैं सभी के एल कन्फिग्रेशन है, जबकि एमिनो एसिड की बात करें तो वो डी और एल दोनों ही कन्फिग्रेशन में पाया जाता है, बट नेचुरल अकरिंग जितने भी होते हैं सभी के एल कन्फिग्रेशन होते हैं। अब आपको पिछले क्लास में बता दिए थे कि एक्सेप्शंस, सभी एमिनो एसिड जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है, केवल एक को छोड़ के दैट इज ग्लाइसिन। तो एक्सेप्शन से सवाल आ सकते हैं, तो आप लोग ग्लाइसिन जरूर याद रखिएगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो यहां तक हमने अल्फा एमिनो एसिड के बारे में पढ़ा। सवाल ये कि अब प्रोटीन कैसे बनता है? तो प्रोटीन बनता है जब कई सारे अमीनो एसिड आपस में लिंक्ड होकर के एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी चेन के फॉर्मेशन के बाद जो है यही अमीनो एसिड जुड़ते जुड़ते एक प्रोटीन का चेन बनाता है। सवाल यह है कि ये कैसे बनता है, ये दिखने में कैसा होता है। समझिए यहां पर कि हमारे पास एक अल्फा अमीनो एसिड है, ये मान लीजिए कार्बन है, ठीक है। यहां पर COOH है, यहां पर ये NH2 ग्रुप है, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। ये एक अल्फा अमीनो एसिड है। दूसरे साइड और भी बनाते हैं, तो ये भी हमारे पास एक अल्फा अमीनो एसिड है। इस साइड यहां पर COOH लगा हुआ है, इस साइड यहां पर NH2 लगा हुआ है इस तरह से, और यहां पर CH, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जब यहां पर दो अल्फा अमीनो एसिड कांटेक्ट में रहते हैं तो यहां से रिमूव होता है क्या चीज? यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है। यहां पर ये H अलग करके दिखा दे आपको हम इस तरह से, ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ये यहां से वाटर इज रिमूव्ड। और जब वाटर रिमूव होता है तो बाद के जो दो बचते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, और ये जो जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद ये बनता है यहां पर CH, यहां पर ये R, यहां पर NH2, यहां पर CO, यहां से हमारा NH, यहां से ये NH, यहां से CH, यहां से ये R, यहां से ये COOH। इस तरह से यहां पर जो ये लिंकेज तैयार हुआ है CONH का लिंकेज, इसको हम लोग वैसे अमाइड लिंकेज भी बोलते हैं। ये हमारा अमाइड लिंकेज भी होता है। CONH का लिंकेज क्या कहलाता है? हमारा अमाइड लिंकेज भी कहलाता है। लेकिन यहां पर इसकी खासियत आप जरा सा देखिए, यहां पर CONH की अगर हम बात करें तो यहां पर CONH की बात करें तो N पर क्या है? यहां पर लोन पेयर है। N पर लोन पेयर है तो आप जानते हैं यहां डबल बॉन्ड है, यहां लोन पेयर है, तो यहां पर क्या होगा? इस लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन होगा रेजोनेंस की वजह से। यहां पर ये लोन पेयर यहां आएगा, डबल बॉन्ड यहां जाएगा, तो क्या हो रहा है? यहां पर लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जब डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा।
और पार्शियल डबल बॉन्ड होगा यहां पर, तो डेफिनेटली यहां पर जो है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर sp2 होगा, यानी प्लेनर शेप में आएगा। यानी कि ये जो अमाइड लिंकेज होते हैं वो प्लेन में होते हैं, जितने भी यानी कि अल्फा अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, तो जो लिंकेज से ये जुड़ता है वो प्लेन में रहता है लिंकेज। वो लिंकेज हमारा 3D नहीं होता, वो 2 डायमेंशनल, सभी एक ही प्लेन में होते हैं, सभी बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, उनको तोड़ना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर इसी लिंकेज को यहां पर बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज यहां पर बोलते हैं। इस पेप्टाइड लिंकेज में क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस पेप्टाइड लिंकेज की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 3 डायमेंशनली अगर हम दिखाएं तो ये इसका शेप प्लेनर होता है। कैसा इसका शेप होता है? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का ये शेप जो होता है, ये बीच का शेप, ये प्लेनर होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है ये यहाँ पर। ठीक है, तो यही पेप्टाइड लिंकेज यहाँ पर कहलाता है। अब सवाल है, ये तो पेप्टाइड लिंकेज हो गया, अब यहां पर ये सवाल है कि आपको अगर कहीं पर लिखा हुआ रहेगा कि कोई हमारा डाइपेप्टाइड है, कोई जो स्ट्रक्चर है वो डाइपेप्टाइड है, या कोई स्ट्रक्चर हमारा ट्राइपेप्टाइड है, ट्राइपेप्टाइड है, या कोई पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है, इसका क्या मीनिंग होता है वो समझिएगा अच्छे से। डाइपेप्टाइड तो कहोगे, ऐसा लगेगा कि जहां पर एक क्या कहते हैं, जहां पर कि 2 पेप्टाइड लिंकेज हो रहे हैं उसको डाइपेप्टाइड बोलेंगे, तो ये गलत है। पेप्टाइड लिंकेज की संख्या से डाई ट्राई नहीं बोला जा रहा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब 2 तरह के प्रोटीन्स, 2 तरह के अल्फा अमीनो एसिड, 2 तरह के अल्फा अमीनो एसिड, मान लीजिए कोई हमारे यहां पर क्या कहते हैं ग्लाइसिन है, ठीक है ना, ग्लाइसिन और एलेनिन के बीच में यहां पर बन रहा है, ठीक है ना, ग्लाइसिन और एलेनिन के यहां पर बीच में बन रहा है, ठीक है ना। तो ये जो 2 अल्फा अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन है, एलेनिन है, यहां पर उनके बीच में अगर पेप्टाइड लिंकेज यहां पर तैयार हो रहा है, तो 2 एमिनो एसिड के बीच में अगर 2 अगर एमिनो एसिड है उनके बीच में अगर पेप्टाइड लिंकेज बन रहा है तो डाइपेप्टाइड बोलेंगे। यानी कि डाइपेप्टाइड का मतलब हो गया अमीनो एसिड होंगे 2, पेप्टाइड होंगे 1, यानी लिंकेज कितना होगा? 1 लिंकेज। अमीनो एसिड होंगे 2, लिंकेज कितना होगा? 1 होगा, ठीक है ना। ट्राइपेप्टाइड का मतलब हो गया 3 एमिनो एसिड होंगे। कितने एमिनो एसिड होंगे? 3 होंगे। ये हमारा एमिनो एसिड मान लो कि पहला है, एमिनो एसिड दूसरा है, एमिनो एसिड यानी तीसरा है, यहां पर 3 एमिनो एसिड होंगे और पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे? यहां पर 2 होंगे। तो पेप्टाइड लिंकेज यहां पर जो नंबर दिया हुआ है उसमें से 1 माइनस कर दो, तो वहां पर हो गया ट्राइपेप्टाइड है तो 2 पेप्टाइड लिंकेज हो जाएगा यहां पर, और ट्राइपेप्टाइड है तो ट्राई का यानी कि 3 का अर्थ यहां पर 3 एमिनो एसिड है। उसी प्रकार से पॉलीपेप्टाइड का मतलब हो गया जब एक बहुत सारे तरह के एमिनो एसिड जो है बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन करते हुए एक लंबी सी संरचना अगर बनाते हैं तो वहां पर वही स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड एंड दैट इज आल्सो नोन एज प्रोटीन, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। यानी कि प्रोटीन क्या होता है? जब पॉलीपेप्टाइड बनता है जिनका मोलर मास बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तब वहां पर यानी कि ढेर सारे प्रोटीन्स मिल करके ढेर सारे पेप्टाइड लिंकेज तैयार होकर के जब एक लंबी सी श्रृंखला बनते हैं जिनका मोलर मास बहुत ज्यादा होता है, दैट इज नोन एज प्रोटीन। तो हम लोग अब प्रोटीन पर जाएंगे, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। पहले आप पेप्टाइड लिंकेज तक को अच्छे से नोट कर लीजिए। तो यहां से लोग प्रोटीन को डिफाइन कर सकते हैं, अ पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज हैविंग मॉलिक्यूलर मास हायर देन 10,000 यूनिट इज नोन एज प्रोटीन। मतलब कि लगभग 100 या उससे अधिक अमीनो एसिड का जो एक चेन रहेगा, ठीक है ना, चेन पॉलीपेप्टाइड होगा, यानी कि ढेर सारे अमीनो एसिड होंगे, ढेर सारे पेप्टाइड लिंकेज होंगे, तो पॉलीपेप्टाइड होगा लगभग जिसमें 100 से अधिक अमीनो एसिड होगा जिनमें लगभग मोलर मास 10,000 यूनिट से ज्यादा होगा। एक तरह का ये पॉलीमर हुआ, ठीक है ना, तो अमीनो एसिड का पॉलीमर, इस पॉलीमर को हम लोग प्रोटीन कहेंगे, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का ही लाइन है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करें प्रोटीन की, तो अगर हम मॉलिक्यूलर शेप की बात करें, मॉलिक्यूल के शेप की बात करें, तो मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पर प्रोटीन को 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक फाइब्रस प्रोटीन है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। इनमें से कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंस पूछा जाता है इनमें से। तो फाइब्रस प्रोटीन सिंपल सी बात है कि जब प्रोटीन का जो चेन होता है वो स्ट्रेट दिखेगा आपको। प्रोटीन का चेन कैसा दिखे? स्ट्रेट
स्ट्रेट चेन देखिए यहाँ पर अल्फा अमीनो एसिड जुड़ के एकदम स्ट्रेट चेन बनाएंगे। जितने भी प्रोटीन्स होंगे सभी पैरेलली स्ट्रेट चेन में रहेंगे, इस तरह से कोई उलझा हुआ नहीं रहेगा, एकदम स्ट्रेट रहेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फाइब्रस प्रोटीन बोलेंगे। जैसे केराटिन जो कि हमारे बाल सब में, ऊन में, सिल्क में, इन सब में पाई जाता है, ठीक है ना। और क्या चीज, तो और मायोसिन होता है जो हमारे मसल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो जो चेन होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन वो पैरेलली रन करते हैं, ठीक है ना। और इनमें जो है दो जो चेन होते हैं वो चेन हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। इनकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे, ठीक है ना। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फाइबर लाइक होता है, धागे की तरह होता है, ठीक है। इंसॉल्युबल होता है ये पानी में, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करेंगे तो इनका जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, यानी कि समझ लो ना कि ये जो फाइब्रस प्रोटीन है उसको आप तोड़ मोड़ दो, ऐसे मोड़ मार करके ऐसे फेंक दो उसको, तो वो ऐसा लगेगा कि फाइब्रस प्रोटीन जो है आराम से वो मोड़ करके एकदम कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में गोल गोल, आप इसे जो स्ट्रेट चीज था उसको आपने मोड़ करके गोल बना करके ऐसे फेंक दिया तो वो बन गया हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन बन गया। यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं ना वो राउंड कॉइल की तरह राउंड करके वो जो है एकदम स्फेरिकल शेप ले लेता है, ठीक है। तो वो हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन कहलाता है। ये सॉल्युबल होते हैं पानी में। कॉमन एग्जांपल इनके होते हैं इंसुलिन और एल्बुमिन्स होते हैं इनके कॉमन एग्जांपल्स, ठीक है। अब बात करेंगे इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, पूरा इंटायर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है उसके बेसिस पर प्रोटीन्स को जो है उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी में जो है जो डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, हम लोग इनकी बात करते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन का लास्ट पॉइंट ही रहेगा एक तरह से, ठीक है। तो हम लोग इन चारों स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर प्रोटीन क्लासिफिकेशन उनके स्ट्रक्चर पर किया जाए तो चार तरह के जनरली मिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी। ये तो आप लोग देखे भी होंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है जिसमें कि कई सारे अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ करके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ सिंपल बात है कि यहाँ पर हमारे जो अमीनो एसिड है वो एक दूसरे से पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ करके ये अमीनो एसिड बना रहे हैं, ये पेप्टाइड लिंकेज जुड़ करके एक चेन बनाते हैं। तो ये जो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर मिलता है, लॉन्ग चेन मिलता है, दिस इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो आप लिंकेज देख रहे हैं, कौन सा लिंकेज है, यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज है। लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जितने भी सारे अल्फा अमीनो एसिड होते हैं वो स्पेसिफिक सीक्वेंस में आपस में जुड़ते हैं। सबसे पहले इनिशियली इस पे एक खास सीक्वेंस में जुड़ते हैं एंड दैट सीक्वेंस इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और उसके बाद बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, एक इंपॉर्टेंट बात होती है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपका यहां पर आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जिस्टेंस के कारण से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से यहां पर जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का दो तरह का हो जाता है। एक होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, एक होता है बीटा प्लेटेड्स सीट्स, ठीक है ना। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है बाबू कि जो प्रोटीन की लॉन्ग चेन होती है, अगर आप राइट हैंड से यहां पर एक सिंपल सी बात है, आप एक स्टिक यहां पर रखो, ऐसे करके राइट हैंड से अगर पकड़ो, आप पिक्चर में देख रहे होंगे, तो यहां पर जो है इस तरह से प्रोटीन का अगर ये चेन है, तो अगर आपका ये प्रोटीन चेन ऐसे घुमा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर ये एक्चुअली में ये ऐसा शेप इसलिए ले लेता है क्योंकि यहां पर ये जो प्रोटीन के चेन है इसमें प्रोटीन चेन में क्या होता है, कई सारे यहां पर NH ग्रुप होते हैं, कई सारे यहां पर NH ग्रुप होते हैं और CO ग्रुप होते हैं, बोलो हाँ या ना। तो CO NH का लिंकेज है, कई सारा यहां पर CO NH का लिंकेज है, ये पूरा का पूरा प्रोटीन है। ऐसे ही क्या होता है, अगर मान लो कि यहां पर कोई यहां पर NH है और यहां पर इस जगह पर कोई CO ग्रुप पकड़ा गया, तो NH और CO के बीच की अगर बात करें, ये NH ग्रुप है और यहां पर ये CO ग्रुप है, तो यहां पर क्या होता है, तैयार होता है यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर तैयार हो जाती है ना। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो यहां पर बनती है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से ये होल मॉलिक्यूल में होता है, होल स्ट्रक्चर में होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से ही यहां पर इनकी शेप जो है वो अल्फा हेलिक्स बन जाती है, ठीक है ना। तो अल्फा हेलिक्स बनती है, यानी कि ये जो हमारा जब ये प्रोटीन चेन घूमता होगा, तो घूमता है जब ये प्रोटीन चेन मुड़ता है तो यहीं पर आ जाता है आपका CO आता है यहां पर, और उसी CO और NH के लिंकेज के कारण से ये प्रोटीन चेन ऐसे हेलिक्स शेप में ले लेता है। तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से यहाँ पर शेप अल्फा हेलिक्स बनता है। अब बीटा प्लेटेड शीट्स भी आप देख रहे होंगे पिक्चर में, उसमें क्या होता है, शीट्स लिखा हुआ मतलब कि ये शीट के फॉर्म में होगा यहाँ पर इस तरह से, लेकिन यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरा बनता है।
जैसे कि यहाँ पर सिल्क में यही होता है कि जितने भी अल्फा एमिनो एसिड है वो सभी पूरा फैल जाते हैं, सीड्स के फॉर्म में रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेच हो जाते हैं और फिर उसमें जो है चारों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करता है। आप देख रहे होंगे पिक्चर में जो है हमारे पास बीटा प्लेटेड सीड का एग्जांपल है और वहां पर देखे होंगे कि जो मार्क्ड है, मार्किंग किया हुआ है, वो मार्किंग यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको शो कर रहा है। तो जो बीटा प्लेटेड सीड्स है उसमें सीड के फॉर्म में रहता है और अल्फा जो हेलिक्स स्ट्रक्चर्स में हेलिक्स के फॉर्म में प्रोटीन का स्ट्रक्चर रहता है। तो आई होप आप लोग बाद बाकी थोड़ा बहुत बुक से भी स्टडी करके उनकी कहानी सारी पढ़ ही लोगे। तो ये सारी कहानी ही है, आप लोग आराम से बुक से भी स्टडी करोगे तो पढ़ोगे, बाद समझ में तो आ ही गया होगा क्या होता है। स्ट्रक्चर देख करके पकड़ ही लोगे कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, सेकेंडरी में कौन अल्फा हेलिक्स है, कौन बीटा प्लेटेड है, जान जाओगे ना। तो आगे हम लोग बात करते हैं अब टर्सरी स्ट्रक्चर की। प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो टर्सरी स्ट्रक्चर में लगभग बुझिए कि ओवरऑल फोल्डिंग, मतलब कि जितने भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास मिलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में तो केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सभी यानी कि जो स्ट्रक्चर होते हैं अगर टोटली स्ट्रक्चर आपस में फोल्ड कर दिया जाए, ढेर सारे जितने भी फोर्स पॉसिबल है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे, डाइसल्फाइड लिंकेज की बात करें, वैन डर वाल फोर्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की बात करेंगे, तो ये सारे फोर्सेस जब कंबाइन करते हैं तो ओवरऑल फोल्डिंग हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर कहलाता है। मान लीजिए कि ये हमारा कोई प्रोटीन का चेन है, मान लीजिए ये हमारा प्रोटीन का चेन है, इस प्रोटीन के चेन में मान लीजिए यहां पर क्या है कि हमारे पास जो CONH के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता ही होगा, ये CONH में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता ही है, ठीक है ना। उसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर जो R लगा हुआ रहता है, मान लीजिए यहाँ पर R के प्लेस पर अगर सल्फर यहाँ पर है और दूसरी जगह पर कहीं पर यहाँ सल्फर है, तो सल्फर सल्फर के बीच में जो वैन डर वाल अट्रैक्शन यहाँ वर्क करेगा तो ये डाइसल्फाइड लिंकेज हमारा कहलाता है। इस प्रकार से कई सारे अट्रैक्शंस यहाँ पर हो सकते हैं, जितने पॉसिबल इंटरेक्शंस है सभी अगर ओवरऑल अगर अट्रैक्शन की बात करेंगे तो टर्सरी स्ट्रक्चर में सभी पॉसिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है ना। तो अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर में सारे जो फोर्सेस होते हैं वो वर्क करते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड, देखिए यहां पर 2 या 2 से अधिक जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं अगर वो एक दूसरे के साथ जो है आपस में बंध जाएंगे तो उन्हें हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो अगर आपस में वो अरेंज हो जाए, आपस में वो जुड़ जाए तो उनके स्पार्टल अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आप सभी तो पिक्चर देख ही रहे होंगे, एनसीईआरटी में तो इस तरह से दिया हुआ है कि पॉलीपेप्टाइड यानी कि जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से दे दिया है, दूसरा इस तरह से दे दिया, उसी में एक तीसरा भी जोड़ दिया है। तो अगर 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो आपस में जुड़ जाए तो उनके स्पार्टल अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो बेसिकली फिर से अगर पढ़े हम लोग तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक सिंपल हमारे पास जो अमीनो एसिड का चेन था, पॉलीपेप्टाइड चेन था, वो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वो 2 तरह की हमने पढ़ी, एक पढ़ा हमने अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लेटेड सीड के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तीसरा हमने टर्सरी स्ट्रक्चर पढ़ा जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, वैन डर वाल अट्रैक्शन, सारे फोर्सेस यहाँ पर काम कर रहे हैं पॉलीमर चेन, प्रोटीन के पॉलीमर चेन में, ठीक है। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में 2 या 2 से अधिक जो अल्फा एमिनो एसिड के जो चेन है यानी प्रोटीन चेन है वो आपस में अरेंज्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ये ओवरऑल प्रोटीन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। आई होप आप लोग और भी बुक पढ़ेंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। हमने इतना करा दिया तो आप लोग रिवीजन आसानी से कर सकते हो अब, ठीक है। अच्छा, अब यहां बात आती है एक और टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। पहले आप लोग यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, हम लोग बात करते हैं यहां पर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो हमारा ये आज का ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन डीनेचुरेट कब होता है, मतलब प्रोटीन अपनी आइडेंटिटी लूज कब करता है, जरा समझिए। अगर कोई प्रोटीन को हम लोग, जैसे कि हम लोग खुद अपने अगर हम लोग भोजन की बात करेंगे, सब्जियां उगाते हैं हम लोग, बहुत सारी काम करते हैं, देखते हो कि मौसम बदलता है, ठीक है, मौसम बदलता है तो जो सजीव वगैरह होते हैं, जीव होते हैं, सब्जी उगाते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें हैं, उनमें कुछ बदलाव आने लगते हैं, सब्जियां सड़ जाती है, ठीक है, फसल सूख जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो अगर
पीएच चेंज करें, कंडीशंस अगर हम चेंज करें, पीएच चेंज कर दें, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें हम लोग, है ना, तो हीट कर दे, पीएच चेंज कर दे, ये सभी और कंडीशंस हम लोग चेंज कर दे, तो क्या होता है ना कि प्रोटीन के जो चेन होते हैं वो टूटने लगते हैं, जो कॉइल शेप होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक्चुअली वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण से कॉइल शेप कॉइल जैसा ही नहीं रहता है ना। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो टूट करके एकदम सीधा हो जाता है। तो जो इस तरीके से जो बदलाव आते हैं उस कारण से जो भी चेंजेस होते हैं दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। तो एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डिस्टर्ब होने के कारण से जो कंडीशंस चेंज होती है वो डीनेचुरेशन प्रोटीन कहलाती है। इससे अपनी प्रोटीन जो है आइडेंटिटी लॉस कर देता है, और इसी कारण से आप लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते होंगे, अंडे को जब लोग बॉईल करते हैं तो एग वाइट जो है उसका टाइट हो जाता है, होता है ना, पहले तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन एग का जो व्हाइट होता है वो एग व्हाइट जो होता है अंदर में वो देखते होगे तुम, वो कोगुलेट हो जाता है, ठीक है ना। तो कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट की बात करेंगे ऑन बॉइलिंग, ये भी आपका प्रोटीन का डीनेचुरेशन का एग्जांपल है। कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बनता है, तो ये भी क्या है, जो दूध में प्रेजेंट प्रोटीन्स होते हैं वो डीनेचुरेट हो जाते हैं पीएच बदलने के कारण से। करते हैं ना हम लोग, दूध को एसिडिक करते हैं, उसका पीएच लो करते हैं तो वो दही बन जाता है। तो ये सभी किसके एग्जांपल है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के। तो बेसिकली क्या होता है, व्हेन अ प्रोटीन इज subjected to the change in pH या टेम्परेचर etc, अगर कोई प्रोटीन को पीएच या टेम्परेचर के चेंज में लाया जाए, उसके अंदर में वो किया जाए, ठीक है ना, देन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्रोटीन चेन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, तो डिस्टर्ब्ड हो जाता है ना। दिस इज कॉल्ड, है ना, इट इज, इसी से क्या होता है, इट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। होता क्या है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब होता है तो डबल जो हेलिक्स आप चेन दिख रहे हैं, वो हेलिक्स का जो कॉइल है वो कॉइल स्ट्रेट हो जाता है, वो कॉइल हमारा डिसलोकेट हो जाता है अपनी जगह पर से, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है, जो मुड़ा हुआ रहता है, वो भी सीधा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोटीन का जो चेन है वो सभी डिस्टर्ब होने लगता है ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। आप जानते हो टेम्परेचर बढ़ाने से हाइड्रोजन बॉन्ड का जो एक्सटेंड होता है वो घटता है ना, तभी तो पानी का जो क्या कहते हैं, पानी में जो आप देखते हैं लिक्विड स्टेट होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करता है पानी के मॉलिक्यूल में, गर्म करने के बाद वो वेपराइज होने लगता है, मतलब कि पानी के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कमी आने लगती है। तो गर्म करने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटता ही है ना, तो वहां पर उसी कारण से प्रोटीन चेन भी हमारा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारा डीनेचर्ड हो जाता है ना, वो अपना नेचर लूज कर देता है। समझ गए ना बात को, यानी कि जो हमारा ये प्रोटीन आप देख रहे हो, ये प्रोटीन हमारा हेलिक्स है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बना हुआ है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं रहेगा तो ये प्रोटीन हमारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इसका हेलिक्स हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमारा हो जाता है डीनेचर्ड प्रोटीन हो गया या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ना, क्या कहते हैं, कोगुलेशन ऑफ एग वाइट, कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। इसका एग्जाम्पल है कर्डिंग ऑफ मिल्क, दही जमना। और वास्तव में कहें तो ये चैप्टर मेरा भी दिमाग का दही कर दिया है। कारण क्या है कि केमिस्ट्री में ये बायोलॉजी आ जाता है ना तो बड़ी अजीब लगता है, ये सब बायो वाली मैम सब अच्छी पढ़ाती होगी, आप लोगों को पसंद भी आता होगा। केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे तो बिल्कुल अजीब ही लगता होगा, मजबूरी में पढ़ भी रहे होगे। अगर यहाँ तक पहुंचे हो वीडियो में तो मेरे ख्याल से मजबूरी में ही पहुंचे होंगे, सोच रहे हो काश ये सब चीज़ हम किसी मैम से पढ़ते, ठीक है ना। तो पढ़ना बाबू, ऐसा ना हो मैम से पढ़ते पढ़ते तुम्हारे दिमाग के प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाए,
ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहो, एग्जाम देना अच्छे से। आप लोगों को एग्जाम का समय तो आ ही रहा है, आप लोग अच्छे से एग्जाम देना। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, ठीक है। आपके दिमाग में जो भी गेम वेम का प्रोटीन जमा है, भगवान की दया से वो डिनेचुरेशन उसका हो जाए, ठीक है। और भी बातें हैं, और भी कुछ कुछ पर्सनली जिंदगी सबकी होती है, उसका भी किसी किसी पर भूत सवार होगा स्टूडेंट पर, उसके कारण से भी उनका पढ़ाई लॉस होगा। तो भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपके दिमाग में भरा हुआ वो सभी प्रोटीन जो है, सुंदर कन्या वाली प्रोटीन सब जो है, वो सब डिनेचर्ड हो जाए किसी तरह से, और आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में स्टडी करेंगे, साथ साथ विटामिन का भी स्टडी करेंगे, यानी कि लास्ट वीडियो हमारा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारी करते रहे। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दें, उसका रिप्लाई या उसका जो भी होगा अपने हिसाब से हम जरूर कर देंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।